ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है और आज हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, क्योंकि ये कंपनी शेयर बायबैक लेके आने वाली है। कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि भाई ये जो शेयर बायबैक से आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। टैक्स से रिलेटेड क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ओवरऑल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एक और शानदार कंपनी यानी कि विप्रो के बारे में। विप्रो को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ गाइज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में भी। ये तीनों कंपनीज यानी कि इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस, ये तीनों ही कंपनी भारत की आईटी कंपनीज हैं और तीनों ही कंपनीज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ये खबरें तुमको पूरा क्लियर कर देंगी कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज में। यहाँ पर गाइज ये बात सबको पता है कि ये जो कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तीनों ही कंपनी ऐसी हैं कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर हैं तीनों कंपनी। अक्सर इन तीनों कंपनीज के जो क्लाइंट हैं वो भी सेम ही नजर आते हैं, इसीलिए ये तीनों कंपनी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं कि भाई अपडेट क्या है, न्यूज़ क्या है, खबर क्या है जो हमें पता होनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा आज है 11 नवंबर 2025 और अब आप नोटिस करोगे कि भाई इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस के अंदर बड़ी हलचल हो रही है। सबसे पहले इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस को लेकर एक बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ है कंपनी के बायबैक को लेकर। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि मैंने मनी कंट्रोल खोला हुआ है। मनी कंट्रोल पे हमें बहुत क्लियर और साफ शब्दों में एक हेडलाइन नजर आ रही है कि इन्फोसिस जो बायबैक लेके आ रहा है, क्या हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या इस बायबैक को स्कीप कर देना चाहिए। बेसिकली मनी कंट्रोल क्या कहता है इस बायबैक को लेकर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें इन्फोसिस के बायबैक ऑफर के बारे में डिटेल में बताया गया है, खासकर टैक्स इम्प्लीकेशन को लेकर, ताकि इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ सके कि बायबैक का हिस्सा लेना उनके लिए फायदेमंद होगा या फिर नहीं। और ये डेट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लगभग 10 नवंबर को ये अपडेट पब्लिश की गई थी 8:26 पे, यानी कि रात को अपडेट पब्लिश की गई थी। आज है 11 नवंबर और नीचे चलने के बाद हमें बहुत क्लियरली साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले जब भी बायबैक प्रोसीडिंग होती थी उसके ऊपर जो टैक्स हुआ करता था वो कंपनीज को देना होता था, शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन अब रूल बदल गए हैं। अब जो भी शेयर्स को बेचेगा बायबैक के लिए और जो भी पैसा उसको मिलेगा वो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड ही माना जाएगा, जो कि उसके पर्सनल इनकम टैक्स लेवल का एक हिस्सा होगा, यानी वो टैक्सेबल होगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बायबैक के चलते हुए शेयर को सेल करते हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। बायबैक से मिली हुई जितनी भी रकम होगी वो टैक्सेबल डिविडेंड इनकम के रूप में ही गिनी जाएगी और शेयर का जो ओरिजिनल खरीदने की कॉस्ट है वो डिडक्ट नहीं होगी। शेयर का जो कॉस्ट है बायबैक के थ्रू कैपिटल लॉस माना जाएगा, जो आप अपने कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये वाली लाइन आप पढ़िए। अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम सेक्शन 87A रिबेट के थ्रेश होल्ड के अंदर आता है तो आप बायबैक से मिलने वाला डिविडेंड पर पूरा टैक्स रिबेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर को 12 महीने या उससे ज़्यादा रखा तो जनरली ओपन मार्केट में सेल करने पे आपको 12.5% का टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म में होल्डिंग पे 20% का टैक्स लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है। ये चीज़ इधर बहुत क्लियरली लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि बायबैक में पार्टिसिपेट करना आपके टोटल इनकम, शेयर होल्ड करने का अवधि और आपके करंट कैपिटल गेन या लॉस पर पूरा डिपेंड करेगा। इसका मतलब साफ हमें नज़र आता है कि इन्फोसिस के जो बायबैक में पार्टिसिपेट करना सही है या नहीं है, यह आपके फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स स्लैब और शेयर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से अलग अलग होगा। अगर आपका कैपिटल गेन सेट ऑफ करने के लायक है तो आपकी इनकम रिबेट के अंदर है, तो अगर ऐसा है तो फिर बायबैक आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वरना ये बात ध्यान रखिए कि ओपन मार्केट में बेचने वाले गेन पर अलग टैक्स स्ट्रक्चर अप्लाई हो सकता है। वहीं गाइज अगर आप चाहते हैं कि इन्फोसिस के बायबैक को लेकर और डिटेल में बात की जाए और डिटेल में वीडियो बनाई जाए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इन्फोसिस टाइप करना है। बस इन्फोसिस टाइप करेंगे तो मुझे क्लियरली समझ में आएगा कि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं। नाउ चलिए अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। इन्फोसिस का बायबैक तो हमें समझ में आ गया है और अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने खोला हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 11 नवंबर 2025 को ही पब्लिश किया गया है। लगभग सुबह के टाइम का आर्टिकल है, 7:17 का। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आज की मार्केट क्लोज हो गई है।
लेकिन इसका इम्पैक्ट अब हमें आगे बड़ी तेजी से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये H1B वीज़ा है, जो H1B वीज़ा है, इसके तहत एक बड़ी खबर आई है। चाइना ने अपना एक नया वीज़ा, जिसको के वीज़ा के नाम से जाना जा रहा है, इसको लॉन्च कर दिया है और एक बड़ा कंपटीशन निकल के सामने आ रहा है। इस आर्टिकल में हमें यही समझ में आएगा कि अमेरिका ने जो H1B वीज़ा को लेकर नए नए नियम, नए नए कानून लगाए थे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आईटी कंपनीज को, लेकिन चाइना ने अपना के वीज़ा इंट्रोड्यूस किया। और ये जो के वीज़ा है, साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करेगा, इसी को लेकर ये वीज़ा डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि अभी तक तो यही चलता आया है कि अमेरिका H1B वीज़ा देता है, इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स अमेरिका में जाकर काम करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट अमेरिका में जाके काम करते हैं। लेकिन इस वीज़ा को लेकर काफ़ी नए नियम कानून लगा दिए। एक तरह से यूएस में जाने का गेट, जो रास्ता है, वो बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन चाइना ने अब एक नया गेम खेला है, के वीज़ा लॉन्च करके। ये जो के वीज़ा है, ये काफ़ी आसान है, बहुत महंगा नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्च हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इनवाइट करने के लिए इस वीज़ा को ओपन किया गया है। और चाइना का सीधा गोल यही है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी ग्रोथ को ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट करना चाहता है, जिसमें एआई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, रोबोटिक हो गया। ऐसे सेक्टर में चाइना फोकस करना चाहता है और इंटरनेशनल टैलेंट को अपनी कंट्रीज़ में लाना चाहता है। यानी कि चाइना अपनी डोमेस्टिक टैलेंट की कमी को फॉरेन टैलेंट से पूरा करना चाहता है, ताकि वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी रेस में आगे बढ़ सके। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, आप इधर बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यूएस के पास एक सॉफ्ट पावर है। वो पावर है इंग्लिश को लेकर। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप। इंग्लिश रिसर्च लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इंग्लिश रिसर्च की वजह से ही सिलिकॉन वैली में काफ़ी अट्रैक्शन बना हुआ है। लेकिन चाइना धीरे धीरे अपने वीज़ा पॉलिसी और अपॉर्चुनिटी के साथ ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर चाइना को ज़रूरत पड़ी इंग्लिश की, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस करने लगेगा, क्योंकि चाइना अग्रेसिवली आईटी सेक्टर में तेज़ी से बढ़ रहा है। जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब देखने में आ रहा है कि भाई जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक नया कंपटीशन आ गया है कि ग्लोबल टैलेंट को अपनी कंट्री में लाया जाए। देश की जो वीज़ा पॉलिसी है उसको एक स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो यूएस हो या फिर चाइना हो। चाइना अभी अपने कल्चर को लेकर भी आगे बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर ये लैंग्वेज गैप खत्म हो जाए तो फिर ग्लोबल टैलेंट को चाइना में आने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी चाइना अब रिसर्च फंडिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दे रहा है और वो चाहता है कि जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं वो अट्रैक्ट हों और अमेरिका जो जाते हैं वो चाइना में आ जाएं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात तो ये है, क्या भारत की जो कंपनी है, जो इन्फोसिस है, जो विप्रो है, जो टीसीएस है, जो अभी अमेरिका में काम करती थी, क्या वो भी चाइना के अंदर शिफ्ट होगी? क्या इस अपडेट से बड़ा फायदा इन कंपनीज को होगा या नहीं? ये बात तो तय है कि भाई यूएस ने जब से H1B वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस बढ़ाई है, पहले लगभग $7,500 थी, अब वो $1,00,000 कर दी है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 7 से 15% तक बढ़ गई है और उनको काफ़ी लॉस भी हो रहा है। तो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी जो कंपनीज हैं, उनके लिए तो इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रॉफिट है, जिसको ईबिटा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और जिस तरह से वीज़ा की फ़ीस बढ़ गई है, उस वजह से जो ऑन साइट यूएस में काम करने वाले एम्प्लॉय थे, उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। कंपनीज को हर नए वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे इन कंपनीज के, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो या टीसीएस हो, इनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें काफ़ी डिस्ट्रप्टिव सिचुएशन देखने को मिल रही है। क्लाइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइंट से ही कॉस्ट ट्रांसफ़र की जा रही है, प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और यूएस की जो लोकल हायरिंग है उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि वीज़ा स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट को कम किया जा सके। लेकिन ये बात भी है कि जो लोकल्स हैं, जो यूएस के लोकल्स हैं, उनका वेजेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल होने में नहीं आ रही। फिलहाल भारत की कंपनियां क्या कर सकती हैं? उन्होंने आईटी फ्रेम लॉन्च कर दिया है। H1B वीज़ा की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए जो भी ट्रेंड स्टार्ट किया जाता है वो ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। हाइब्रिड डिलीवरी जो मॉडल है उसको एक्सेस कर दिया है। रिमोट वर्क वाला काम स्टार्ट कर दिया है। गीगा वर्क वाला काम स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर हमें ये बात भी अच्छे से पता है कि जो इन्फोसिस है, जो विप्रो है, जो टीसीएस कंपनी है, ये बड़े और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईटी कंपनीज हैं और इन कंपनीज के स्टॉक में मार्केट के छोटे मोटे फ्लैक्चुएशन का भी बड़ा असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। हर इन्वेस्टर ये चीज़ अच्छे से समझता है, जब स्टॉक प्राइस मार्केट में गिरते हैं
तो अगर आपके पास पहले से ही शेयर हैं तो आप सस्ते प्राइस पे और शेयर खरीद कर एवरेज कॉस्ट को कम कर सकते हैं। जब प्राइस वापस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है क्योंकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। इसीलिए इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इंडिया के आईटी सेक्टर के लीडर हैं, जिनके पास ग्लोबल क्लाइंट बेस है और इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी सॉलिड हैं। मार्केट में जो गिरावट होती है वो काफ़ी टेम्परेरी होती है, लेकिन इन कंपनीज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस स्टेबल्स और प्रॉमिसिंग होती हैं। अगर जब ये कंपनी अपने डिप में होती हैं तो उस दौरान अगर आप एंट्री लेते हैं तो रिकवरी के टाइम पे अच्छा प्रॉफिट बनता है। और अभी कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो पब्लिक हो रहे हैं, जिसमें से आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है रॉयटर्स के द्वारा पब्लिश किया गया है, 10 नवंबर 2025 का आर्टिकल है और बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है अब 10 नवंबर से आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगी। आज 11 नवंबर है, आज आपको बहुत क्लियरली आइडिया लग ही गया होगा कि भाई इस आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी कितनी हाई है। अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो यूएस गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन 40 दिन से चल रहा था और अब सेनेट में ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन निकल गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने स्टेक्स को बढ़ाएंगे। 66.75 बिलियन रुपीस तक वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन को जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉर्पोरेट अर्निंग है वो पॉजिटिव आ रही है, मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट फिर से आ रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या सिचुएशंस देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इन तीनों आईटी कंपनीज को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे ही कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।